वेलकम दोस्तों, स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आज ये मेरी क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम, स्वागत। और करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा अपना परिचय देना चाहूँगा। मैंने ग्रेजुएशन के बाद में 2 बार CGL SSC CGL दिया और दोनों ही बार इंटरव्यू पोस्ट अच्छी रैंक के साथ अचीव किया। उसके बाद में मैंने स्टेट PCS में ट्राई किया और 3 बार मैंने कंटिन्यूसली 3 बार तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर रैंक इम्प्रूवमेंट के साथ में स्टेट सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन पाया है। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरी स्ट्रेटजी रही, मेरा जो पढ़ने का तरीका रहा, उसको आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करूँ और आने वाले समय में आप लोगों को करियर वाइज हेल्प कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, गाइड कर सकूँ। इसी प्रयास के साथ में आया हूँ आपके समक्ष और करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा G20। G20 क्यों? क्योंकि G20 एक मेजर ग्रुपिंग है और इस ग्रुप की अभी हाल ही के अंदर 17वां सम्मेलन हुआ, एनुअल समिट हुआ 17वां। कहाँ? बाली इंडोनेशिया के अंदर। बाली इंडोनेशिया के अंदर इसका 17वां समिट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन जिन एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। 17वां समिट हाल ही में कहाँ हुआ? बाली इंडोनेशिया के अंदर। थीम क्या रही? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर क्यों? पता है, कोविड सिचुएशन थी। कोविड सिचुएशन के बाद के अंदर सारी कंट्रीज, सारी इकोनॉमीज तहस नहस हो गई थी और कोविड की ड्यूरेशन के अंदर सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ। हम लोगों ने फेस किया वो एक हार्ड टाइम। उसके बाद में इकोनॉमीज अभी रिकवर हो रही है और उसी कंटेक्स्ट में एक थीम रखी गई थी कि रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब 17वां समिट था, 18वां समिट कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसी के कारण ये G20 का टॉपिक काफी चर्चा में है, लगातार चर्चा में। इंडिया के अंदर होगा 2023 के अंदर। ठीक है, 18वां समिट। तो 18वां समिट इंडिया के अंदर होने जा रहा है और फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। ये इंडिया के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। आज इसी टॉपिक को आगे पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एज ए वर्ल्ड लीडर, मेजर इकोनॉमी जो इंडिया है वो किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, कोई भी ब्लॉक है, कोई भी ग्रुप है, उसका एक हेडक्वार्टर होता है। लेकिन G20 के साथ ऐसा नहीं है। G20 के साथ ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अभी आज तक कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं बना है। तो इसका जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय जो है, वो ऑन द मूव रहता है। इनकी जो 20 मेंबर कंट्रीज है, 19 मेंबर कंट्रीज प्लस EU, इनके बीच में इनकी प्रेसिडेंसी रोटेशनल वे के अंदर मूव होती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग इनका सचिवालय, जिस भी मेंबर कंट्री के पास प्रेसिडेंसी रहता है, सचिवालय वहीं रहता है। ओके, तो इसी कंटेक्स्ट में एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, ट्रोइका। ये क्या चीज है? ये चीज है कि G20 कंट्रीज के अंदर एक इस तरीके की परिपाटी रही है कि जो प्रीवियस कंट्री है, एट प्रेजेंट जो कंट्री जो इसकी प्रेसिडेंसी संभाल रही है और जो इनकमिंग आने वाली जो कंट्री है जो इसकी प्रेसिडेंसी संभालेगी, इन तीनों को मिला करके कहा जाता है ट्रोइका। ये अभी एट प्रेजेंट जो है वो इंडोनेशिया बाली के अंदर हुआ था, अभी हमने पढ़ा है 17वां समिट। 18वां होगा इंडिया के अंदर और 19वां होगा 2024 के अंदर ब्राजील के अंदर। इनसे मिलकर हम कह सकते हैं बना है ये। और इसका मेन मकसद क्या है कि सब मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे और इसका जो एजेंडा रहता है उसके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो अब इसी कंटेक्स्ट में हम आगे पढ़ते हैं। इंडिया के PM द्वारा दो जो मेजर इसके अंदर देखे गए स्टेटमेंट्स जिनका काफी जिक्र रहा, चर्चा रही, वो ये था। पहला, अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अपने
रसिया एवं यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, ठीक है। और इंडिया ने इसी कंटेक्स्ट में कहा है कि यूज ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी कैरिड आउट टू रिजॉल्व इश्यूज। डायलॉग और डिप्लोमेसी, वार्ता एवं डिप्लोमेसी के द्वारा ही किसी भी इश्यू का हल हो सकता है। दूसरा, मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ में मीटिंग के दौरान कहा था कि आज का जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है। टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। इंडिया का स्पष्ट संदेश था कि शांति बनाए रखी जानी चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इश्यूज को सोल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। G20 के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहेंगे कि G20 है क्या चीज, कब इसका निर्माण हुआ। 1999 के अंदर, 1999 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना क्यों की गई? उस समय 1990s के अंदर क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वित्तीय संकट आया था, स्पेशली कहाँ पे, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस के बैकड्रॉप में ही 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ, फर्स्ट G20 समिट कब हुआ डियर फ्रेंड्स? ये हुआ था 2008 के अंदर, नवंबर 2008 के अंदर। कहाँ हुआ? यूएस का एक सिटी है वाशिंगटन DC, वहां पे, ठीक है। तो ये किसी ग्रुपिंग से रिलेटेड आप सोचेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जो है छोटे एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार ये भी आ चुका है कि ब्रिक्स का, यूपीएससी के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन कि ब्रिक्स का फर्स्ट सम्मेलन, स्टेटमेंट्स में था, फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था, किस सिटी में हुआ था, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में था। तो आप ये फाइंड करें और इसका मैसेज मुझे इस वीडियो की लिंक के अंदर कमेंट करें, ठीक है। ये हिंट ये है कि रशिया में हुआ था। G20 है क्या? ये एक रणनीतिक भूपक्षीय प्लेटफॉर्म है। क्या है? स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बना हुआ है? ग्लोबल, वैश्विक वित्तीय स्थायित्व बनाए रखना। किनके शामिल करते हो? डेवलपिंग, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको शामिल करते हैं, ठीक है। अब इसके जो 19 कंट्री प्लस EU मिलकर के क्या बनाते हैं, कितना ये शो करते हैं, कितना प्रतिनिधित्व रहता है इसका जनसंख्या वाइज। यदि पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो 60% पॉपुलेशन वाइज। यदि हम आगे चल के देखें ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से 75%। और यदि हम ग्लोबल GDP में योगदान देखें तो 80%। क्योंकि हमें पता है एक ग्रुप है G7, G8 था, रसिया को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद में G7 बना। तो रसिया ने इससे पहले भी अग्रेशन दिखाया था, US रसिया के बीच के में समस्याएं हुई थी, तो उसके बाद में G8 जो था उससे हटा करके G7 बना दिया गया, इसको रसिया को एक्सक्लूड करने पर। G7 कंट्री सारी की सारी है इसके अंदर, प्लस रसिया है, प्लस मेजर जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया को शामिल करते हुए, वो सब आ गई। तो इस तरीके से करीब करीब जो GDP का 80% भाग है यू हो गया प्लस में, ठीक है। तो ये मिला करके इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है G20 का, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण संगठन की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आई है 2023 के लिए, ठीक है। आगे देखें फंक्शनिंग क्या है G20 की। फंक्शनिंग में देखें, आपको पहले ही बताया जा चुका है, हेडक्वार्टर है नहीं इसका कोई फिक्स, सेक्रेटेरिएट मूव करता रहता है बाय रोटेशन बिटवीन द कंट्रीज होस्टिंग और अज्यूमिंग प्रेसिडेंसी ईच ईयर। तो इसका सचिवालय मूव होता रहता है, तो हेडक्वार्टर रहता है तो सचिवालय वहाँ रहता है, लेकिन इसका अभी तक कोई फिक्स हेडक्वार्टर है नहीं। मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। ये इतना आपको याद रखने वाली कोई चीज़ है नहीं, लेकिन वैसे 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं और उन 5 ग्रुप्स में मेंबर्स को बांट के रखा गया है। और उसी
में इंडिया सेकंड ग्रुप में आता है। ध्यान रखने वाली बात नहीं है ये, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है, शेरपा। शेरपाज क्या है? शेरपाज है एक स्पेशल एनवॉय, ठीक है, स्पेशल एनवॉय है किनके? G20 लीडर्स के। पीएम मोदी साहब हैं, उनके एनवॉय कौन थे यहाँ पे? उनके एनवॉय इस बार थे अमिताभ कांत, जो कि फॉर्मर सीईओ किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ। उनको इस बार G20 के लिए स्पेशल एनवॉय बनाया गया। और इनका काम क्या रहता है? ये गाइड करते हैं इनको, फाइनेंस मिनिस्टर्स को एंड सेंट्रल गवर्नर्स को, किसके लिए? फाइनलाइज करने के लिए। किस चीज का? इसका एजेंडा, जो भी एजेंडा बनता है G20 का, इस एजेंडा को फाइनलाइज करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शेरपा ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के अंदर, छोटे एग्जाम्स के अंदर। G20 अब हम देखते हैं कई तरह के मेथड होते हैं, कई तरीके के इश्यूज होते हैं, और उनको इश्यूज के ऊपर डिस्कशन के लिए कई ट्रैक्स बने होते हैं। इस तरीके से G20 के अंदर भी एनवायरनमेंट हुआ, फाइनेंस हुआ, टेररिज्म हुआ, कल्चरल एक्सचेंज, डिफेंस, इस तरीके के पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए इनको अलग अलग ट्रैक्स पे डिवाइड करके और वहाँ पे इनकी चर्चा की जाती है। एक है फाइनेंस ट्रैक, एक है शेरपा ट्रैक, और एक है इंगेजमेंट ग्रुप्स। ये भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। तो एंगेजमेंट ग्रुप्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और इंडिपेंडेंट बॉडीज आ जाती है। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखने वाली ये दो चीजें हैं नहीं, लेकिन कई बार कोई छोटे एग्जाम्स में आ जाता है फैक्ट, तो ध्यान रखना चाहिए। आउटकम एंड बाली डिक्लेरेशन। G20 का जो सबमिट हुआ, तो इसके कुछ आउटकम होंगे। हम कोई भी सबमिट है वहाँ पे मिल रहे हैं तो एजेंडे के ऊपर डिस्कस होता है। एजेंडे में डिस्कशन के बाद में कुछ सहमतिपूर्ण तरीके से कुछ इश्यूज के ऊपर सहमति बनती है, और उन्हीं सहमति के बाद में एक डिक्लेरेशन जारी किया जाता है, जो उस सबमिट का डिक्लेरेशन बोला जाता है। और ये उस सिटी के नाम पे होता है जहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जैसे न्यू दिल्ली के अंदर होगा अगली बार, तो उसको बोले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इस बार कहाँ हुआ था? बाली। बाली एक इंडोनेशिया का आइलैंड है, जैसे जावा है, सुमात्रा है, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयोजित हुआ, तो बाली डिक्लेरेशन कहेंगे इसको। और बाली डिक्लेरेशन के अंदर मेजर जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला था, अभी जो इंटरनेशनल आपसे कोई पूछे मेजर इंटरनेशनल आप इश्यूज बताएं, आपका सबसे पहला जवाब होगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड होगा ताइवान के ऊपर चाइना और यूएस का टकराव। तो जहाँ भी आपको यदि मेंस में आंसर लिखना हुआ, यदि आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, और ऐसे भी आपको कहीं डिस्कशन के तौर पे कहीं पे चर्चा में बात करनी होगी, तो आप इन दो इश्यूज को लेंगे। तो ऑब्वियसली यही पॉइंट सबसे पहले डिस्कस हुआ था, और डिक्लेरेशन के अंदर भी रशिया के ना चाहते हुए भी इसको शामिल किया गया। मेजर कंट्रीज, लगभग सारे मेंबर कंट्रीज ने एक स्वर में कंडेम किया रशिया के आक्रमण को, अग्रेशन को। और किस बात पे बल दिया? बल दिया कि जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं, उनका पालन किया जाए, ठीक है। और इंडिया का, जैसे आपको बताया था, डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू समस्या का समाधान। और ये जो युग है वो वार का युग नहीं है, युद्ध का समय नहीं है। ये पीएम मोदी जी ने भी इस पे स्ट्रेस किया था, दोनों की बायलैटरल जब डायलॉग हुआ था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बीच में, तो ये पॉइंट निकल के वहां पे आया था, और यहाँ पे इसको कॉमन घोषणा पत्र जो था इसके अंदर शामिल किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा है फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। हमने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी काफी इश्यूज फेस कर रही है, पेंडेमिक के बाद में भी अभी भी रिकवरी मोड में ही है। और अभी महंगाई जो है वो, चाहे आप यूके की बात करें, यूके के अंदर पीएम
हैं वो चेंज हो जाते हैं। मिड टर्म इलेक्शन की बात होती है। अदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर समस्या बहुत विकट है महंगाई की, और सेम सिचुएशन यूएस फेस कर रहा है। और यूएस के अंदर जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, सॉरी, जैसे सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वहाँ फेड बैंक है। तो फेड क्या कर रहा है, रेट्स हाइक कर रहा है, अपने बॉन्ड्स की रेट हाइक कर रहा है। इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, इकोनॉमी के सेक्शन में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेट्स होती हैं वो वहाँ के रेट्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि तरलता को कम किया जा सके। ठीक है, बाजार में जो तरलता है उसको कम किया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब ये इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके कुछ इस तरीके के होते हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं रही तो फिर मार्केट के अंदर ग्रोथ नहीं रहेगी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी। ये चीज़ कभी इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था और उसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया कि ग्लोबल जो इकोनॉमी, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, उसको गति बनाए रखी जाए और जो इंटरेस्ट रेट की जो हाइक किया जा रहा है, किसको, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, वो केयरफुली हो, एकदम से अब्रप्टली नहीं हो, एकदम से तेजी से नहीं हो, कहीं अर्थव्यवस्था चरमरा न जाए, वोलेटाइल ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखा जाए। तीसरा है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी कैसे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, यूक्रेन एक व्हीट का मेजर एक्सपोर्टर है और यूरोपियन कंट्रीज को ये मेजर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वॉर की वजह से बाउंड्रीज जो है वो सील है और वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अदर जो अफ्रीकन कंट्रीज हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुआ, जहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था, सीरियल्स एक्सपोर्ट होते थे, व्हीट एक्सपोर्ट होता था, वो नहीं होने की वजह से वहाँ पे फूड सिक्योरिटी जैसी सिचुएशन अराइज हुई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत रशिया एंड यूक्रेन के बीच में ये समझौता करवाया गया मध्यस्थता के साथ में कि ब्लैक सी के थ्रू यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाला व्हीट परमिट किया जाए, चालू रहे, ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे। तो इस तरीके से फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। तो इसके ऊपर सब लोगों ने अपलोड किया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को और एड्रेस इस तरीके से किया, फूड सिक्योरिटी जो चैलेंज है उनको कोऑर्डिनेशन के थ्रू एड्रेस किया जाए फ्यूचर में भी। चौथा है क्लाइमेट चेंज। आप किसी भी मेजर ब्लॉक के अंदर, मेजर फोरम के ऊपर जहाँ भी चर्चा करने के लिए वैश्विक नेता आएंगे, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का आपको चर्चा मिलेगी। और चर्चा मिलेगी कि प्री इंडस्ट्रियल जो पीरियड है 1850 से लेकर के 1900 का, उस समय जो हमारी अर्थ है उसका जो एवरेज टेम्परेचर था, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था, उस एवरेज टेम्परेचर को इस सदी के अंत तक, इस सेंचुरी के एंड तक यानी 2100 तक हम मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंट्रोल कर सकें। इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हो, वरना इसके काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट आएंगे। क्लाइमेट चेंज इतना बुरा होगा कि मानव का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, कई आइलैंड डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो इसके ऊपर चर्चा हुई। यहाँ पे भी बाली डिक्लेरेशन में शामिल किया गया कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखने का प्रयास करेंगे। तो अपना ये कमिटमेंट दिखाया वापस से क्लाइमेट चेंज के लिए। फिफ्थ वन, reaffirmed commitment to close the gap in energy access and eradicate energy poverty। अब एनर्जी पोवर्टी और ऊर्जा पहुंच के बीच में कई तरीके की डिवाइड की बात की जाती है। डिजिटल डिवाइड होता है, गरीबी देखो अभी समय के साथ इसकी परिभाषा काफ़ी विस्तारित हो गई है। हम केवल इसको मॉनिटरी फॉर्म में ही नहीं नापते, हम इसको देखेंगे कि डिजिटली डिवाइड भी बन गया है। एक खाई बन गई है जहाँ पे कुछ डिजिटली लिटरेट लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है डिवाइसेज के लिए, इंटरनेट के लिए। तो इस डिजिटल डिवाइड को कैसे पाटा जाए, उसी तरीके से एनर्जी का भी एक गैप है और उस एनर्जी गैप को, एनर्जी पोवर्टी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी सबने अपना कमिटमेंट जताया कि इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, किसके लिए? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टू एनकरेज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड टू डेवलप डिजिटल स्किल एंड डिजिटल लिटरेसी, जिससे कि हम स्पेशली वुमेन, गर्ल्स और वल्नरेबल जो सिचुएशन में रह रहे लोग हैं उन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकें उनकी लाइफ को। तो इस तरीके से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्म के ऊपर कार्य करेंगे। ये एक मेजर पॉइंट रहा बाली डिक्लेरेशन का। इसके बाद में आपको पता है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनना चाहिए। क्रिप्टो जो कि एक डिजिटल करेंसी के लिए आता है, डिजिटल करेंसी तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब क्रिप्टो एसेट क्या है? क्रिप्टो एसेट्स जो है उसके लिए एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया जाए। क्योंकि क्रिप्टो काफ़ी वोलेटाइल है। क्रिप्टो के थ्रू ब्लैक मनी जो है, पैरेलल इकोनॉमी है और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। तो इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इसी के तहत इस बाली डिक्लेरेशन के अंदर सब लोगों ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो चर्चा रही है जिसको तैयार किया जा रहा है उसका वेलकम किया है। हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एक बड़ा इशू है पेंडेमिक के बाद में, तो हेल्थ के ऊपर पेंडेमिक फंड बनाने की बात हुई वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एक ऐसा पेंडेमिक फंड बनाएंगे कि भविष्य में यदि कोई इस तरीके की पेंडेमिक की सिचुएशन आती है तो उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके प्रिपेयर्डनेस के लिए और उससे प्रतिक्रिया देने के लिए हम लोग बेटर वे के अंदर कैपेबल रहें, हम जो गरीब कंट्रीज हैं उनकी सहायता कर सकें, हम रिसर्च एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। तो इसी के तहत एक पेंडेमिक फंड के निर्माण की बात रही और उस पेंडेमिक फंड के एस्टेब्लिशमेंट को सब लोगों ने वेलकम किया है। ठीक है, और कमिटमेंट दिखाया किस चीज़ के लिए? ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के थ्रू। इसके द्वारा WHO के द्वारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्विक संगठन है और इस संगठन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस, वैश्विक स्वास्थ्य शासन, जहाँ पे सारी कंट्रीज मिलकर के ग्लोबल हेल्थ के लिए डिस्कस करें, कुछ एजेंडा तैयार करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इस तरीके की बात की गई इस बाली डिक्लेरेशन में। चैलेंजेस क्या है? हमने कहा कि बाली डिक्लेरेशन हो गया, जारी हो गया है बाली डिक्लेरेशन, लेकिन सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो हमें बताते हैं कि हमें इन चैलेंजेस के ऊपर कार्य करने की जरूरत है ताकि हम अचीव कर सकें जो हमारा एजेंडा था, जो हमारा डिक्लेरेशन है, उसको हम अचीव तभी कर सकेंगे जब हम इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली एनकाउंटर करें, इन चैलेंजेस को हम इफेक्टिवली फेस करें और इनका सॉल्यूशन निकालें नियर फ्यूचर में। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल सप्लाई चेन की, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। सब अफेक्ट होता है वार से। और अभी सबसे बड़ा जो इशू है रशिया के द्वारा जो इन्वेजन किया गया यूक्रेन का, इसके ऊपर जल्द से जल्द समाधान निकले, शांतिपूर्ण समाधान निकले और ग्लोबल जो इंटरनेशनल जो लॉ हैं उनके अनुसार सभी कंट्रीज भविष्य में एक दूसरे का सम्मान करते हुए इश्यूज को सोल्व करें, वही संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा संकेत रहेगा। दूसरा, राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट हाइक। हमने जब पहले भी डिस्कस किया है कि मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ रही है, चाहे वो इंडिया के अंदर हम देखें रिटेल इन्फ्लेशन हो, फूड इन्फ्लेशन हो, फॉडर इन्फ्लेशन, हर एक एस्पेक्ट से इन्फ्लेशन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है और ये हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक सेंट्रल बैंक के लिए बड़ी चुनौती है आज की परिस्थिति में। तो इसका कैसे सामना किया जाए ये भी एक बड़ा चैलेंज है G20 कंट्रीज के समक्ष। और हमें देखना है कि हम जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं कहीं इससे हम रिसेशन की तरफ ना चले जाएं। अभी यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं वो
ऑलरेडी स्लो डाउन की तरफ बढ़ चुके हैं। क्यों? आप रेट्स हाइक कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। रेट हाइक करेंगे तो बैंक्स के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर जो पैसा है, रुपी, डॉलर, कुछ भी कह लो यहाँ, उसकी तरलता, लिक्विडिटी कम होगी और लोगों के पास पैसा कम होगा, इंडस्ट्रीज के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम होगी और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर होंगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हैम्पर होंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी अफेक्ट होगा, ग्रोथ रेट भी अफेक्ट होगी, अल्टीमेटली रिसेशन या स्लो डाउन जैसी स्थिति सामने आएगी। तो ये ऑलरेडी हो चुका है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इसके प्रारंभिक लक्षण दिख चुके हैं। तो हमें इससे सावचेत रहने की जरूरत है और हमें इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। स्लो डाउन हो रहा है मेजर इकोनॉमीज का, पहले ही बताया चाइना है। चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट का जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई, वो बिल्डिंग्स खाली हैं। वहाँ पे कंपनीज के द्वारा बिल्डिंग बना दी गई है लेकिन कोई पोजीशन नहीं ले रहा, खाली पड़ी है वो बिल्डिंग। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का वो आउटपुट नहीं रहा। रियल एस्टेट क्राइसिस से जूझ रहा है चाइना इस टाइम पे। स्लो डाउन है अदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है G20 कंट्रीज के समक्ष। उसके बाद में हम देखते हैं राइजिंग पॉलिटिकल रिफ्ट्स हैं। भू राजनीतिक तौर पे रिफ्ट टेंशंस बढ़ रही हैं, चाहे वो यूएस और चाइना है को ले लें, चाहे यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज के ट्रेड को देखें हम ब्रेक्जिट के बाद में। हर एक कंट्री राष्ट्रवादी भावनाओं की तरफ सेल्फ सेंट्रिक हो रही है और एक तरीके से कहा भी जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके विपरीत प्रक्रिया भी चल रही है। तो इन चैलेंजेस को हम जब तक ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज डिसाइड नहीं करेंगे, इनको सॉर्ट आउट करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम जो मेजर वर्ल्ड के जो अभी मुद्दे हैं, इकोनॉमी का हो, ग्लोबल सप्लाई चेन का हो, शांति का हो, ग्लोबल ट्रेड का हो, इन इश्यूज को हम प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? जैसा कि अभी आपको बताया, पीस, शांति ही एक ऐसा रास्ता है जहां से होकर के समस्त समस्याओं का, समस्त मुद्दों का हल निकलता है। तो एक स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव रिकवरी के लिए जॉइंट एक्शन रिक्वायर्ड है G20 नेशंस के द्वारा। दिस काइंड ऑफ जॉइंट एक्शन इन टर्न रिक्वायर्स नॉट जस्ट सिक्योरिंग पीस इन यूक्रेन बट ऑल्सो प्रिवेंटिंग फर्दर फ्रेगमेंटेशन। ये IMF का स्टेटमेंट है कि ना केवल यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें पीस चाहिए, बल्कि फर्दर कोई इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन होता है उसको भी रोका जाना जरूरी है। पीस ही एकमात्र उपाय है। सेकंड, कंटेनिंग रेजिंग इन्फ्लेशन। जो दिन प्रतिदिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाना जरूरी है ताकि प्राइस स्टेबिलिटी आ सके, डेट लेवल्स को कंट्रोल किया जा सके और जो मोस्ट वल्नरेबल हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके विदाउट डेट लेवल्स को बढ़ाते हुए। एक है सरकार है, कल्याणकारी स्कीम ले आती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है और बेतहासा अपना खर्चा बढ़ाती है, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। इसकी वजह से एक बार के लिए ऐसा लगता है कि वल्नरेबल सेक्शन के लिए कल्याणकारी कदम है, लेकिन ये अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए दुष्प्रभावकारी होता है और इस पे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो हमें देखना है, हमें पीस के ऊपर ध्यान देना है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ हमें जो ट्रेड है उसको बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ाना है? ओपन, स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट रूल बेस अप्रोच अपनाते हुए बढ़ाना है। ठीक है। और यही हमें ग्लोबल जो शॉर्टेज ऑफ गुड्स हैं, फूड सिक्योरिटी है, ग्लोबल
वैल्यू चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसको मजबूत करने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए एक रास्ता नजर आता है। अब जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज के पास में G20 की प्रेसिडेंसी लगातार आने से भविष्य में क्या फायदे रहेंगे, किन इश्यूज पे मुख्य बल रहेगा। देखें, जिस तरीके से एक अमीर और एक गरीब, एक है अमीर और एक है गरीब, इन दोनों के इश्यूज अलग हैं, दोनों की प्रायोरिटीज अलग हैं। उसी तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या विकासशील देश, उनकी प्रायोरिटीज में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। उनके इश्यूज भी अलग अलग रहेंगे, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग रहेंगी। तो हम कह सकते हैं अभी इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, नेक्स्ट इंडिया के पास है, और उसके बाद में ब्राजील के पास। ठीक है, इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के पास में प्रेसिडेंसी रहने का क्या फायदा रहेगा। इस चीज का फायदा ये रहेगा कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करेंगे, हम लोग इंक्लूसिव इक्विटेबल सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या चीज़ है? क्लाइमेट फाइनेंसिंग वो है कि अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज ने क्लाइमेट को जो नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान की भरपाई वो किस तरीके से करें? वो करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो फंड या मनी नहीं है जिसके द्वारा वो जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, R&D पे वो खर्च कर सकें, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम वो अडोप्ट कर सकें। तो इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, इस चीज़ के लिए मॉनेटरी हेल्प हो, उस चीज़ के लिए UNFCCC के अंदर, UNFCCC के एजिस में COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक इनोवेटिव टर्म डेवलप किया गया जिसके तहत टेक्नोलॉजी और फंड ट्रांसफर की बात की जाती है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड, ग्रीन फंड, इसी के तहत डेवलप किए गए, जिनको हम कभी इकोनॉमी का कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास प्रेसिडेंसी की हम बात कर रहे थे, जैसे कि अभी इंडोनेशिया के पास में था प्रेसिडेंसी। तो इस दौरान हमने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और अन्य वल्नरेबल ग्रुप्स, इनके विकास के लिए कैसे हम सहायता करें, इसके ऊपर मुख्य बल रहा। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में किस तरीके से समन्वय सहयोग बढ़ाया जाए, इस चीज पे मुख्य फोकस रहा। और इंडोनेशिया का जो जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप है, ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आप लोग दोस्तों कि जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप क्या है। ये एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन राजनीतिक समझौता है, इसके बीच में इंडोनेशिया सरकार एवं इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप्स के बीच में। और इसके अंदर हम देखते हैं जो पार्टनर ग्रुप्स और इंडोनेशिया गवर्नमेंट है वो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी से हटते हुए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ कैसे बढ़े, उसके ऊपर साथ में काम करते हैं, साथ में सहयोगपूर्ण तरीके से R&D और वर्क करते हैं। तो जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप यानी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में कदम उठाना, MSME जो है, MSME को कैसे एम्पावर किया जाए, वल्नरेबल ग्रुप्स को कैसे एम्पावर किया जाए, इस तरीके के मुद्दे फोकस में रहे। आगे इंडिया के पास जब आएगा तो इंडिया की प्रायोरिटीज क्या रहने वाली है? इंडिया की प्रायोरिटीज रहने वाली है समावेशी, समतापूर्ण,
सस्टेनेबल ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार किया जाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए, टेक इनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात जो कई डेवलप्ड कंट्रीज इससे बचना चाहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस से, क्योंकि इसके तहत उनको एक लगता है कि उनको बड़ा उनका जो मनी है वो डेडिकेट करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, और वो सोचते हैं कि हम ये खर्चा क्यों करें, ये पैसा हम अपनी पॉपुलेशन के लिए खर्च करें। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्लाइमेट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है ये कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, फंड ट्रांसफ़र करे। और ये मुद्दा सबसे हर बड़े मेजर जो ग्रुप हैं वर्ल्ड के, उनके ऊपर डिस्कशन का एक बड़ा बिंदु रहता है। तो इंडिया इसके अंदर अपना स्टैंड रखता है कि उन डेवलप्ड कंट्रीज़ को आगे आना चाहिए, बड़ा हृदय रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हुए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दिशा में कार्य करना चाहिए। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन मुद्दों के ऊपर इंडिया अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के पास जब G20 जो 20 मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं EU को शामिल करते हुए, इनकी प्रेसिडेंसी जब लगातार विकासशील देशों के पास रह रही है, तो इसी ये एक अच्छा संकेत है कि इससे विकासशील देशों के अल्पविकसित देशों को शामिल करते हुए जो कॉमन जो कंसर्न्स है, कॉमन जो इश्यूज है, उनको वैश्विक स्तर पे मजबूती मिलेगी और उनके ऊपर कार्य होते हुए हम देख सकते हैं। इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर जो 18वां समिट हो रहा है 2023 के अंदर, उस समिट की हम किस तरीके से देखते हैं? हम इसको एक ग्लोबल लीडर के तौर पे, अपनी छाप छोड़ने के तौर पे एक अवसर देखते हैं। ये एक अवसर है इंडिया के पास, अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे अपनी छाप छोड़ सके। इंडिया को फोकस करना चाहिए इस समिट में कि एग्रेसिव ट्रेड बैरियर्स या सैंक्शंस जो डेवलप्ड कंट्रीज लगाती हैं, चाहे वो फाइटोसैनिटरी, चाहे वो सैनिटरी मेजर्स, इनका नाम लेते हुए, लेबर लॉज का नाम लेते हुए, यहाँ के प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्रेसिव ट्रेड बैरियर्स या सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। जो इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, यूएसए चाइना है, चाइना के ऊपर चाइना, ताइवान और यूएस का जो है टकराट है, इन इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको मिनिमाइज किया जाए, ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन पे फोकस रहे। इस तरीके के जो चीज है उनके ऊपर इंडिया का फोकस रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा फोकस रहेगा एनवायरनमेंट पे, वुमन लेड एनवायरनमेंट पे, पीस एंड सिक्योरिटी पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एवं टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर। इस तरीके से हमने अपना एक लोगो रखा है 18वें समिट के लिए, जो भारत में आयोजित होने जा रहा है प्रथम बार, और उस लोगो को पर हमने लोटस का सिंबल, और लोटस के सिंबल के नीचे एक मैसेज रखा है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारा लोगो रहेगा, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री जी ने इस पे भी जोर दिया कि जिस तरीके से हमने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जो हम कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, उसके हमने आगे बढ़ाते हुए हमने नारा दिया था, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, यानी एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, जो एनर्जी ग्रिड होता है। उसी तरीके से हमने वन वर्ल्ड, वन हेल्थ का नारा दिया, ग्लोबल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए,
और आज हम जब G20 की प्रेसिडेंसी को धारण कर रहे हैं तो हमने नारा दिया है किस चीज का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, सबका कॉमन भविष्य। ये थॉट है, ये जो वैल्यू है, ये दिखाता है इंडिया का क्या, कि हम किस तरीके से विश्व कल्याण की सोच रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस बार का जो समिट हुआ है G20 समिट, उसके बारे में चर्चा की और इसके जो मेजर पॉइंट्स थे वो सब हमने कवर करने की कोशिश की। यदि आपको पसंद आता है ये हमारा इनिशिएटिव तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे भी हम मिलते रहेंगे फिर किसी बड़े पॉइंट इश्यूज के साथ, बड़े करंट इवेंट्स के साथ में, और जो भी आप कोई टॉपिक जिस पे आपको मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप सजेस्ट करें, करेंगे उस पर डिस्कशन फिर कभी। ओके, थैंक यू।